हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश स्वागत करता हूं आप लोगों का। 49th लेक्चर है ये ट्रांसफार्मर का और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। आज के टॉपिक है ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन। क्यों करते हैं पैरेलल ऑपरेशन, क्या होता है पैरेलल ऑपरेशन करने से, क्या फायदा मिलता है और क्या क्या कंडीशंस होती हैं पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए। तो ये सारी बात आज हम आज के लेक्चर में करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज, मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल से जुड़े हुए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उससे सवाल पेपर में क्या आए हुए हैं। जेई, टीजी2 या एई तक के पेपर में उस प्रॉपर्टी से सवाल आते हैं और वो प्रॉपर्टी क्या क्या है, उसमें क्या क्या डेटा है, वो सारी बात करेंगे। फिर बात करेंगे संपनर टेस्ट के बारे में, बैक टू बैक टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे। आज पार्ट 8 लेक्चर है। देखिए कितना डिटेल में हम लोग चीज़ों को कर रहे हैं, क्रैश कोर्स होने के बावजूद भी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है कि 40 से 50 मतलब 50 नंबर ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए। अगर आप पूरा क्रैश कोर्स देख रहे हैं तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे टेक्निकल में आप लोगों के। चलिए तो शुरू करते हैं विदाउट डिले। ट्रांसफार्मर का पार्ट 8 लेक्चर है। आज हम लोग करेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। अब देखिए पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करूं तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पैरेलल ऑपरेशन किसी भी सबसे पहले बेसिक से हिट करिए चीजों को बेसिक से शुरू करेंगे। मान लीजिए अगर आपको कोई दो रेजिस्टेंस भी पैरेलल लगाने हैं, बात समझिएगा, दो रेजिस्टेंस भी पैरेलल लगाने हैं तो पैरेलल कनेक्शन कुछ इस तरीके का ही होता है। यहां पर आप बैटरी लगा देंगे प्लस माइनस की, ठीक है। ये मान लीजिए R1 है या R2 है। तो देखिए बेसिक से अगर आप समझ के चलेंगे तो आप बड़े बड़े पैरेलल कनेक्शन जो ट्रांसफार्मर के हैं वो भी खुद ब खुद बैठ के कर लेंगे। अब आप खुद देखिए यहां पर रेजिस्टेंस R1 है या R2 है, ये देखिए प्लस, ये भी एक छोर को जोड़ रहा है, ये भी एक छोर को जोड़ रहा है, माइनस, ये भी एक छोर को जोड़ रहा है, ये भी एक छोर को जोड़ रहा है। मतलब एक टर्मिनल पर अगर देखें दो छोर जो कनेक्टेड हैं आपस में रेजिस्टेंस के, वो कौन कौन से हैं, प्लस वाले कनेक्टेड हैं, और दो छोर आपस में कनेक्टेड हैं वो कौन से हैं, जो टर्मिनल कनेक्टेड हैं वो कौन से हैं, माइनस वाले। तो मतलब पैरेलल ऑपरेशन के लिए एक बात हम लोगों को समझ में यहां आ जाती है कि प्लस और प्लस कनेक्ट होगा, माइनस और माइनस कनेक्ट होगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर पे बनाया था, आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। चलिए तो सिमिलरली ऐसे ही पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर किया जाता है, बिल्कुल सिमिलरली ऐसे किया जाता है। मान लीजिए ये एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, ये भी एक ट्रांसफार्मर है, ये भी एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स आप थोड़े से सेम लेके चल लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। ये आप कंसिडर करिएगा सेम है। अब देखिए स्टूडेंट्स बात करते हैं, मान लीजिए ये मैं कंसिडर कर लेता हूं प्लस। देखिए वैसे भी एरो क्या होता है मैं आपको बता दूं, एसी के अंदर एरो से जब हम किसी चीज को दर्शाते हैं, मतलब जैसे मैंने यहां पर मान लीजिए V1 लिखा, तो इसका मतलब होता है कि मैंने V1 सोर्स लगाया। और ये एक छोटी बहुत बेसिक बात है जो पता नहीं आप लोगों को पता होगी कि नहीं, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये एरो ऐसे ही नहीं लगाते। देखिए एरो में पता क्या होता है, ये प्लस, ये जो एरो है ये पॉजिटिव दर्शाता है और जो टेल है इसकी वो नेगेटिव दर्शाती है। इसका मतलब ये है कि हमने यहां पर एसी सोर्स लगाया है V1, जिसको कहीं ना कहीं, देखिए एसी की पोलैरिटी तो बदलती रहती है, प्लस माइनस होती रहती है, बट ऑब्वियसली जब हम पढ़ाई करने बैठेंगे या डायग्राम देखेंगे तो उसमें प्लस माइनस तो बदलना नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता। तो हम लोग क्या दिखाते हैं कि कहीं पर हम लोगों ने फिक्स मान लिया है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सेम ऐसे ही, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर भी तो पैरेलल ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं। तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए कनेक्शन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए प्लस प्लस से कनेक्ट होगा, अगर मैं इसको प्लस लेके चल रहा हूं तो ये इससे कनेक्ट होगा, जाहिर सी बात है, और ये नेगेटिव इससे कनेक्ट होगा। तो ये इस तरीके से ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन किया। देखिए मैंने कहा ना आपको बेसिक से हिट करके चलेंगे, बेसिक से समझ के चलेंगे तो बहुत आसानी होगी। तो प्लस प्लस से कनेक्ट होगा, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा, सेम चीज यहाँ पर है। अगर आपने यहाँ पर लोड लगाया है, मान लीजिए आपने यहाँ पर लोड लगाया है इस तरीके से, ठीक है, अब आपने ये यहाँ लोड लगा दिया। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं प्लस होगा और कहीं ना कहीं माइनस होगा। अब अगर मुझे यहाँ पर पैरेलल ऑपरेशन करना है तो मैं इसको अगर प्लस मान के चल रहा हूँ, इसको माइनस, तो इसको मैं कहाँ कनेक्ट करूँगा, यहाँ पर, और इसको मैं कहाँ कनेक्ट करूँगा, यहाँ पर। मतलब माइनस माइनस से कनेक्ट होगा। देखिए मैंने आपसे कहा ये प्लस माना है, मैंने ये माइनस माना है, तो प्लस प्लस से कनेक्ट होगा, माइनस माइनस से कनेक्ट होगा। ये है पैरेलल ऑपरेशन।
तो इस तरीके से दोनों ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन हो गया। अब बात आती है कि हमने क्यों किया, क्या फायदा मिलता है, क्या जरूरत आ रही पैरेलल ऑपरेशन करने की। तो पैरेलल ऑपरेशन हम लोगों ने कर लिया। मैं यहाँ पे एक और छोटी सी बात बता देता हूँ। जिन लोगों ने ट्रेनिंग अच्छे से करी होगी या जिन लोगों ने ट्रेनिंग सबस्टेशन से करी होगी वो ये बात जानते हैं। देखिए, सबस्टेशन में आप लोगों ने एक आईसीटी ट्रांसफार्मर सुना होगा नाम, इंटरकनेक्टेड ट्रांसफार्मर, आईसीटी, इंटरकनेक्टेड ट्रांसफार्मर, ठीक है। जिन लोगों ने सबस्टेशन से ट्रेनिंग करी होगी, जो बड़े बड़े सबस्टेशंस होते हैं, जैसे पावर ग्रिड, अगर आप आगरा की बात करें तो पावर ग्रिड आगरा में 765 केवी एसी का सबस्टेशन यहां पर बना हुआ है। तो जो बड़े बड़े सबस्टेशन है 400 केवी या 765 केवी एसी के जो सबस्टेशन होते हैं वहां पे आईसीटी लगा रहता है। आईसीटी, इंटरकनेक्टेड ट्रांसफार्मर और पैरेलल ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है, ध्यान से समझिए। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, पैरेलल ऑपरेशन। और वो टर्म कहां से आया इंटरकनेक्टेड, मैं आपको बता रहा हूं कि सबस्टेशन में इंटरकनेक्टेड ट्रांसफार्मर होते हैं। अब आप यहां पर देखिए पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में यहां पर सोर्स कॉमन है कि नहीं है। मतलब आप देखिए यहां पर मैंने सोर्स लगाया, स्रोत मैंने यहां लगाया, यहां नहीं लगाया, यहां का मैंने सीधा कनेक्शन यहां कर दिया। लोड यहां पर कॉमन है कि नहीं है, देखिए लोड मैंने एक ही लगाया है और यही कनेक्शन यहां पर हो गया है। मतलब एक ही लोड को ये ट्रांसफार्मर और ये ट्रांसफार्मर दोनों फीड कर रहे हैं। मतलब लोड कॉमन है, सोर्स कॉमन है, याद रखिए। तो पैरेलल ऑपरेशन में लोड एंड सोर्स आर कॉमन। तो लोड और सोर्स क्या है, आपस में कॉमन होते हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में। जबकि इंटरकनेक्टेड ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता, लोड और सोर्स कॉमन नहीं होते। तो पैरेलल ऑपरेशन और इंटरकनेक्टेड ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन में ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। आप लोग सबस्टेशन जाएंगे या आप लोग जो लोग सबस्टेशन में ट्रेन, जो लोग फ्रेशर होंगे वो लोग सबस्टेशन जाएंगे तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि आप क्या देख रहे हैं, वहां पे पैरेलल ऑपरेशन देख रहे हैं या इंटरकनेक्टेड। देखिए होता ये भी पैरेलल ऑपरेशन है, बस अंतर क्या है, ये बोथ आर पैरेलल ऑपरेशन, दोनों में पैरेलल कनेक्शन है। बस है क्या चीज, लोड और सोर्स कॉमन होता है। किसमें, अगर हम केवल पैरेलल ऑपरेशन की में बात करें तो। अब बात आती है कि पैरेलल ऑपरेशन की जरूरत क्या पड़ी। मान लीजिए कोई एक गांव है, एक विलेज है, एक कस्बा है, कहीं पर मान लीजिए लोग रहते हैं, ठीक है, रहते ही होंगे, जाहिर सी बात है, लोग रहते हैं। 10 किलोवाट का लोड यहां पर चाहिए था, मान लीजिए 10 किलोवाट का लोड चाहिए था, सन 2000 की बात है, मान लीजिए 2000 में 10 किलोवाट लोड चाहिए था। अब आपको मालूम है जनसंख्या बढ़ी, लोग बढ़े, लोग इधर उधर ट्रैवल करते हैं। तो अब ये 2020 में मान लीजिए ये अब जो ज़रूरत आ रही है लोगों को, जो लोगों को ज़रूरत आ रही है, मतलब पहले मान लीजिए 10 घर थे खाली, पहले गांव में 10 घर थे और हर घर 1-1 किलोवाट मांग रहा था, तो 10 किलोवाट हो गया। अब मान लीजिए दूसरा कोई गांव है, वही गांव में 10 साल बाद क्या हुआ, मान लीजिए और घर बन गए और लोग आ गए, तो मान लीजिए कि 50 घर बन गए आपके, तो 50 किलोवाट की जरूरत आने पड़ेगी, जरूरत चाहिए। अब पहले मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर लगा था 25 किलोवाट का, पहले मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर लगा था 25 किलोवाट का, तो 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा था, तो कहीं ना कहीं क्या है, पता है कि 10 किलोवाट चाहिए और 15 किलोवाट एक्स्ट्रा में, मतलब ताकि भविष्य में कभी चीजें बढ़ें, मतलब लोड बढ़े, तो हमें एकदम से ट्रांसफार्मर बदलना ना पड़ जाए। तो हमने 15 का बचा के रखा, स्पेयर लेके रखा, एक्स्ट्रा लेके रखा कि कभी जरूरत पड़े तो दिक्कत ना आए। बट अब लोड कितना बढ़ चुका है, 50 किलोवाट बढ़ चुका है। तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं, दो रास्ते वही है जो अमिताभ बच्चन के पास भी थे, दो रास्ते। क्या रास्ते हैं, देखिए दो, ध्यान से सुनिए। ये 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर हटा दो, इसको बिल्कुल हटा दो और यहाँ पर 50 किलोवाट का एक सीधा आके लगा दो। ऑब्वियसली 50 तो नहीं लगाएंगे क्योंकि 50 की ही ज़रूरत है, 75 लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। बट मैं अभी यहाँ पर एग्जैक्ट मान के चल ले रहा हूँ आपको कि मान लो 50 किलोवाट का सीधा सीधा लगा दो तो बात ही खत्म हो जाएगी, 50 किलोवाट। ठीक है, तो आपने 25 की जगह पे क्या लगा दिया, 50 किलोवाट लगा दिया। बट फिर ये जो आपने हटाया होगा यहां से, ये जो पहले लगा था इसको हटा के आपने नया लगाया 50 किलोवाट। अगर मान लीजिए ये खराब हो जाता है, किसी भी कारणवश खराब हो जाता है, ऑब्वियसली फॉल्ट होते रहते हैं, किसी ने कटिया डाल ली, किसी ने क्या कहते हैं, मान लीजिए मौसम खराब होता है तो खराब हो जाता है, कभी कभी मेंटेनेंस प्रॉपर टाइम पे नहीं होती है तो ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। 50 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है, खराब हो गया मान लीजिए। अब ये ट्रांसफार्मर खराब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ
कि सब लोग अंधेरे में बैठ जाएंगे। तो अब हम लोग दूसरा जो रास्ता बनता है, अगर हम क्या करते, ये 25 किलोवाट का पहले का लगाए रहने देते और एक और 25 किलोवाट का पैरेलल में लगा दें, एक और 25 किलोवाट का पैरेलल में लगा दें, तो अब ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये जो ट्रांसफॉर्मर 1 है, इसके पैरेलल में आपने ट्रांसफॉर्मर 2 लगा दिया, ये भी 25 किलोवाट का, ये भी 25 किलोवाट का। अब ये दोनों कैसा एक्ट करेंगे, ये दोनों मिलके पावर पैरेलल में ऐड हो जाती है। अगर आप बेसिक में पढ़े हैं तो पावर पैरेलल में ऐड हो जाती है। मतलब कहने का जो टोटल पावर की तरह ये एक्ट करेगा, वो ये एक्ट करेगा 50 किलोवाट की तरह। मतलब ये अगर टोटल एक्ट करेगा तो किसकी तरह एक्ट करेगा, 50 किलोवाट की तरह एक्ट करेगा टोटल। ये दोनों मिला के 50 किलोवाट की तरह एक्ट करेंगे। ये कमाल है पैरेलल ऑपरेशन का कि जब लोड बढ़ता है तो हम कई ट्रांसफॉर्मरों को पैरेलल में लगा के अपनी रेटिंग बढ़ा सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर का पैरेलल ऑपरेशन का जो रीजन बनता है वो क्या बनता है, टू इंक्रीज द रेटिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई की जो रेटिंग है उसे इंक्रीज कर देना, या उल्टी तरीके से कह लीजिए हाई रेटिंग ऑफ सप्लाई, लोड की पूर्ति करना। मतलब लोड बढ़ जाता है तो उसकी पूर्ति करना। हाई रेटिंग की जैसे जैसे लोड बढ़ता चला जाता है, ये वैसे वैसे इसको भी अगर हम बढ़ा दें तो रेटिंग बढ़ती चली जाएगी, उस लोड को सप्लाई मिलती चली जाएगी। 50 किलोवाट का ये हो जाता है। हम लोग बेसिक में करते हैं ये बात कि बेसिक मतलब पैरेलल में पावर ऐड हो जाती है। अब इससे फायदा क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोई एक ट्रांसफार्मर खराब भी हो जाता है तो दूसरा ट्रांसफार्मर कम से कम 25 किलोवाट लोड को तो सप्लाई देगा। मान लो हर एक घर में 1 किलोवाट का लोड है और 2 ट्रांसफार्मर मिला के 50 किलोवाट बना रहे हैं, तो मतलब 50 घर को सप्लाई दे रहे हैं। और जब ये 50 घर को सप्लाई दे रहे हैं तो एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा तो कम से कम 25 घर में तो लाइट आएगी। 25 में नहीं आएगी तो कुछ तो मतलब लोग अंधेरे में तो नहीं बैठेंगे। तो ये फायदा होता है पैरेलल ऑपरेशन का। एक तो इंक्रीज रेटिंग भी बढ़ी, पुराना ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर यूज हो गया जिससे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी, मतलब बच गई ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट बच गई ट्रांसपोर्टेशन की। अगर आप खुद सोचो, आप एक 50 किलोवाट का मंगाते तो आपका वो ट्रांसफार्मर इतना बड़ा होता कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग लगती। अगर आप सोचिए आप 50 किलोवाट मंगाते तो क्या होता, खराब हो जाता तो लोग अंधेरे में बैठते। फिर क्या होता, अगर हम लोग बात करें कि अगर आप 50 किलोवाट का मंगाते तो ये वाला फिर कहाँ जाता, ये वाला फिर वेस्ट चला जाता, इसका यूज कहीं नहीं आ पाता। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से हम लोग पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। अब पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वो बातों का ध्यान अगर नहीं रखा गया तो बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है। सर्कुलेटिंग करंट से ट्रांसफार्मर खराब भी हो सकता है। वो सब देखेंगे बातें कि क्या कंडीशन होती है, मतलब क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए। आप इतना उतारिए। चलिए मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा इसको यहां से, साइड से। अब देखिए कुछ कंडीशंस हैं पैरेलल ऑपरेशन के लिए, क्या क्या जो ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए जब हमें पैरेलल ऑपरेशन करना है कनेक्ट, तो ये ट्रांसफार्मर 1 मान लेते हैं और ये ट्रांसफार्मर 2 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द कि आपको कितने सप्लाई या कितने लोड को सप्लाई करना है। अब अगर हम ट्रांसफार्मर 1 की बात करें, ट्रांसफार्मर 1 की जब हम बात करेंगे तो याद रखिए जब हम इसे कनेक्ट करेंगे पैरेलली तो पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं, डायग्राम के थ्रू बताता हूं। सेम पोलैरिटी शुड बी देयर, अदरवाइज प्रॉब्लम क्या आएगी, सर्कुलेटिंग करंट बहने लगेगा। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या आएगी, सर्कुलेटिंग करंट बहने लग जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं, आप लिखिए कि क्या कहना चाहता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा था कि सेम पोलैरिटी कनेक्टेड होनी चाहिए। इसका मतलब समझिए, जैसे ये प्राइमरी है, ये ट्रांसफार्मर 1 का प्राइमरी है, ट्रांसफार्मर 2 का प्राइमरी है। मतलब अगर ट्रांसफार्मर 1 के प्राइमरी के प्लस की बात करेंगे, देखिए प्लस को प्लस से कनेक्ट करने के लिए मैंने बोला आपको, और माइनस को मैंने माइनस से कनेक्ट करने के लिए बोला। मतलब ट्रांसफार्मर 1 का प्लस और ट्रांसफार्मर 2 का प्लस दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, ट्रांसफार्मर 1 का माइनस और ट्रांसफार्मर 2 का माइनस दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो ह्यूज सर्कुलेटिंग करंट, बहुत हैवी सर्कुलेटिंग करंट बहेगा।
बहुत हैवी सर्कुलेटिंग करंट बहेगा, जिसकी वजह से हो सकता है प्राइमरी वाइंडिंग जल जाए, इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मर प्रैक्टिकली बर्स्ट तक हो जाता है। देखिए, अगर आपने ये कनेक्शन मतलब प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से नहीं किया तो यहाँ पर आपका इस तरीके से ये सर्कुलेटिंग करंट बह जाएगा, आपका इस तरीके से, ये इस तरीके से सर्कुलेटिंग करंट बह जाएगा यहाँ से। देखिए, ये सर्कुलेटिंग करंट यूँ करके बह जाएगा इस तरीके से, पूरे वाइंडिंग में सर्कुलेटिंग करंट बह जाएगा और वो क्या कर देगा, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग को जला देगा। इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मर बर्स्ट तक हो जाता है, ये नौबत आ जाती है। अब देखिए, बात करेंगे सेम पोलैरिटी की, ठीक है, ये होनी ही होनी चाहिए। देखिए, अगले पॉइंट की बात करें, अगले पॉइंट की बात करें तो सेम वोल्टेज रेशियो। देखिए, ये कंडीशन थोड़ी सी इसमें चेंजेस हैं, मतलब सेम वोल्टेज रेशियो होना चाहिए। क्या कहने का मतलब है, जैसे ये अगर 220 वोल्ट, एग्जांपल दे रहा हूं, ये अगर 220 वोल्ट 110 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है और ये 440/220 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है, तो देखिए यहां पर वोल्टेज रेशियो सेम ही बैठेगा, 220/110 2 और 440/220 2, तो वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए। बट अगर वोल्टेज रेशियो सेम नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वोल्टेज रेशियो सेम नहीं हुआ तो बात वही आ जाएगी, फिर से सर्कुलेटिंग करंट बहना शुरू कर जाएगा। अब ये जो कंडीशन है, इसमें मैं ये स्टार लगा रहा हूं, हैश लगा रहा हूं, रीजन है ये कंडीशन डिजायरेबल नहीं है। मतलब कहने का ये है कि ये कंडीशन मस्ट कंडीशन नहीं है, मस्ट कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन मस्ट कंडीशन नहीं है। मतलब अगर इस कंडीशन में थोड़ा सा चेंजेस है, मतलब वोल्टेज रेशियो में थोड़ा सा अंतर है, तो वो परमिसिबल है, वो परमिसिबल है, मतलब उसको हम झेल सकते हैं, वो उतना हम झेल सकते हैं, परमिसिबल है, उतनी कंडीशन हम झेल सकते हैं। तो स्लाइट वेरिएशन इज परमिसिबल। तो पेपर में कभी कभी वो पूछ लेता है, देखिए इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं चलेगी, मेरी बात समझना, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं चलेगी, मतलब ये चाहिए ही चाहिए। अगर ये 1% नहीं हुआ तो ट्रांसफॉर्मर में बहुत बड़ा फॉल्ट होने वाला है। बट अगर ये नहीं हुआ, मतलब ये इसमें अगर कोई अंतर हो जाता है, थोड़ा सा वेरिएशन, कोई दिक्कत नहीं है, मस्ट चल जाएगा वेरिएशन। तो कहने का मतलब ये है, ये बिल्कुल नेसेसरी कंडीशन नहीं है। मतलब आप खुद समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बाजार में पानी और कोल्ड ड्रिंक, दो चीजें मान लीजिए मिल रही हैं, तो पानी आपके लिए मस्ट हो जाता है, मतलब पानी आपको जीवन में चाहिए ही चाहिए। बट आपको कोल्ड ड्रिंक मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, पर पानी तो मस्ट है हमेशा। ऐसे ही है, ये ऊपर वाला जो कंडीशन है ये पानी है और नीचे वाला कंडीशन कोल्ड ड्रिंक है। मतलब ये हो जाए तो ठीक, बट नहीं होगा तो थोड़ा सा वेरिएशन, कोई दिक्कत नहीं है, इतना वेरिएशन हम लोग अलाउड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं थर्ड कंडीशन पे। आप लोग पहले इतना लिख लीजिए। चलिए, सेम पर यूनिट इंपीडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सेम पर यूनिट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम पर यूनिट इंपीडेंस फॉर प्रोपोर्शनल लोड शेयरिंग, फॉर प्रोपोर्शनल लोड शेयरिंग। मतलब सेम पर यूनिट इंपीडेंस होना चाहिए लोड शेयरिंग प्रोपोर्शनल के लिए। क्या कहना चाहता हूं, बात करते हैं, समझिए। ये मान लीजिए पहला ट्रांसफॉर्मर है और इसका जो टोटल परसेंटेज इंपीडेंस है, मैंने क्या कहा, परसेंटेज इंपीडेंस है वो ZPU1 है मान लीजिए, और जो टोटल पर यूनिट इंपीडेंस है वो ZPU2 है इसका, सेकंड ट्रांसफॉर्मर का। मतलब परसेंटेज इंपीडेंस, इसका टोटल परसेंटेज इंपीडेंस, मतलब जितना प्राइमरी सेकेंडरी को मिला के कुल प्रतिबाधा या कुल इंपीडेंस जो निकल के आ रहा है वो परसेंटेज में, याद रखना पर यूनिट माने परसेंटेज होता है। पर यूनिट में अगर हम बात करें तो ये 1 है और ये 2 है पर यूनिट में। तो ये परसेंटेज इंपीडेंस 1 और परसेंटेज इंपीडेंस 2 की अगर हम बात करें, ये पहले ट्रांसफॉर्मर का, ये दूसरे ट्रांसफॉर्मर का, तो ये कंडीशन क्या कहती है, ये कंडीशन कहती है कि अगर इनके दोनों के पर यूनिट इंपीडेंस सेम होंगे, मतलब अगर मान लो ये दोनों सेम होंगे, तो बोथ ट्रांसफॉर्मर, अगर ऐसा होगा तो बोथ ट्रांसफॉर्मर विल शेयर इक्वल लोड, विल शेयर इक्वल लोड। मतलब कहने का क्या, समझिएगा, ये लोड मान लीजिए 50 किलोवाट का लोड है, अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया ही था, और ये 25 किलोवाट के ट्रांसफॉर्मर है मान लीजिए। तो
क्या होगा अगर ZPU2 दोनों के बराबर होंगे, मतलब दोनों के पर यूनिट इंपीडेंस बराबर होंगे, तो 25 किलोवाट ये शेयर करेगा, 25 किलोवाट ये शेयर करेगा, ऐसे समझिए। अब मैं थोड़ा सा इसको बेसिक तरीके से समझा देता हूं। मान लीजिए आपका खर्चा, मान लीजिए आप कोई मूवी देखने गए, आप और आपकी गर्लफ्रेंड, तो क्या हुआ, अब क्या होता है, अक्सर रिलेशन ऐसे ही टूटते हैं ना। मान लीजिए आप दोनों मूवी देखने गए और मान लीजिए 50 रुपए की टिकट है, वो है आजकल 50 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता, वो मतलब पॉपकॉर्न के वो थैली भी नहीं देगा 50 रुपए में, तो है ना। चलिए मान लीजिए 50 रुपए का वो है, क्या कहते हैं, चलो 500 रुपए की टिकट मान लेते हैं, ठीक है, 500 किलोवाट मान लेते हैं, ऐसे ही 250 किलोवाट मान लेते हैं, ठीक है, 250 किलोवाट मान लेते हैं। मान लीजिए 500 रुपए की टिकट है, तो अगर आप 250 रुपए दे रहे हो और वो 250 रुपए दे दे, तो कितना मजा आ जाएगा, मतलब दिमाग बड़ा सुकून में हो जाएगा कि यार ये बढ़िया हुआ, 250 इसने दे दिए, अपने 250 मैंने दे दिए, लोड दोनों पे बराबर पड़ा, ठीक है, दोनों ने इक्वल शेयरिंग करी। तो पर अक्सर ऐसा तो होता नहीं, ऑब्वियसली ऐसा होता ही नहीं है। अब क्या है, मान लीजिए 500 रुपए की टिकट है, आपने 300 दे दिए, अच्छा कमाता दोनों में से कोई नहीं है, वो भी नहीं कमा रहे, वो भी नहीं, आप भी नहीं कमा रहे, वो भी घर से पैसे लेके आए हैं, आप भी घर से पैसे लेके आए हैं, तो क्या हो गया, अगर आपने 500 रुपए दे दिए पूरे के पूरे, तो गए आपके पॉकेट मनी में से, उनने 0 दिए, तो लोड शेयरिंग में क्या हुआ, आप पर लोड ज्यादा पड़ गया। अगर आपने 300 रुपए दे दिए, उनने 200 रुपए दे दिए, फिर भी लोड आप पर ज्यादा है, पर 50 लोड ज्यादा है, ठीक है। और जब लोड ज्यादा, मान लीजिए आप हर बार लोड आप पर ही ज्यादा पड़ रहा है, तो क्या होगा, 2-3 बार ही पिक्चर जा पाओगे, उसके बाद तो फिर बहाना मारना पड़ेगा कि आज टाइम नहीं है ना, यही होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है, लोड शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल लोड शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोड शेयरिंग इक्वल नहीं हुई तो समझ लीजिए बंटाधार है। अगर लोडिंग शेयर इक्वल नहीं हुई तो पता क्या होगा, कहानी ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। ट्रांसफॉर्मर जिस पे ज़्यादा लोड पड़ेगा वो ट्रांसफॉर्मर फॉल्ट कर जाएगा या इंसुलेशन फेलियर उसका होना तय है। क्यों? क्योंकि उस पर लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, उस पर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कर जाएगा और इंसुलेशन फेलियर की शुरुआत होने लग जाएगी। अब आप यहाँ पर देखिए, इक्वल लोड शेयरिंग होनी चाहिए, इसके लिए क्या बराबर होना चाहिए, Z पर यूनिट इंपीडेंस बराबर होना चाहिए। पर अगर बराबर नहीं हुआ तो कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पेपर में हजारों बार पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन। जो लोड शेयरिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है Z पर यूनिट इंपीडेंस के। भाई पेपर में यही सवाल बहुत बार आता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, Z पर यूनिट इंपीडेंस परसेंटेज, याद रखिए पर यूनिट के। कभी कभी पेपर में वो ये भी कह देता है, क्या लोड शेयरिंग इंपीडेंस ओमिक इंपीडेंस के बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? नहीं, ओम के नहीं, पर यूनिट के, इस बात का ध्यान रखना। पर यूनिट इंपीडेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पर यूनिट इंपीडेंस के। अब पर यूनिट इंपीडेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसका क्या मतलब हुआ, जिसका परसेंटेज इंपीडेंस हाई है वो लोड कम शेयर करेगा, वो लोड कम शेयर करेगा। मतलब जिसका पर यूनिट जो इंपीडेंस है ट्रांसफार्मर का, जिसका ज्यादा होगा वो लोड कम शेयर करेगा, कम लोड को शेयर करेगा। तो क्या ऐसा होना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बराबर होंगे तभी लोड शेयरिंग इक्वल होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, वो कई बार पेपर में पूछता है लोड शेयरिंग की कंडीशन क्या है, ये लोड शेयरिंग की कंडीशन है। क्लियर है इतना पॉइंट? तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप इसे लिख लीजिए। चलिए तो हम लोग चल रहे हैं आगे। ये देखिए, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर था, मतलब कहने का हर एक ट्रांसफार्मर में एक एक वाइंडिंग थी। बट अगर बात करें इसी में 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, मतलब 3 फेज ट्रांसफार्मर की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा, मतलब अगर ये ट्रांसफार्मर सिंगल फेज ना होकर 3 फेज हो जाते, तो याद रखिए अगर ये ट्रांसफार्मर सिंगल फेज की जगह 3 फेज हो जाते तो ये कंडीशन जो मैंने अभी लिखी थी वो तो रहेंगी फॉर 3 फेज ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन। जो मैंने अभी कंडीशन बताई वो तो रहेंगी अगर ये ट्रांसफार्मर सिंगल फेज ना होकर 3 वाइंडिंग का होता और हम पैरेलल ऑपरेट कर रहे होते, इस तरीके से पैरेलली ऑपरेट कर रहे होते। तो जो कंडीशन अभी पहले लिखी थी वो तो रहेंगी, मैंने कहा रहेंगी, प्लस ये कंडीशन और रहेगी क्या, सेम फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी साइड। मतलब अगर ये ट्रांसफार्मर भी 3 फेज है, ये ट्रांसफार्मर भी 3 फेज है, तो जाहिर सी बात है ये आर फेज होगा, ये आर फेज होगा, ये वाई फेज होगा, ये वाई होगा, ये जेड फेज होगा, ये जेड फेज होगा, या बी फेज मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं।
बी फेज मान लो, ठीक है। तो आर को आर फेज से कनेक्ट करेंगे, वाई को वाई फेज से, बी को बी फेज से कनेक्ट करेंगे। सेम फेज सीक्वेंस होनी चाहिए किसके लिए? 3 फेज के लिए। अब जाहिर सी बात है सिंगल फेज में तो ये हो ही नहीं सकती, सिंगल फेज में तो ये हो ही नहीं सकती। चलिए ये लिख लिया होगा आपने। और दूसरी जो कंडीशन 3 फेज के लिए साथ में होनी चाहिए, मैंने कहा प्लस, मतलब पुरानी कंडीशन तो वैलिड रहेंगी, ये भी रहेगी। सेम फेजर ग्रुप के ही पैरेलल करे जाने चाहिए। सेम फेजर ग्रुप ट्रांसफॉर्मर शुड बी पैरेलल, मतलब सेम फेजर ग्रुप के ट्रांसफॉर्मर को ही पैरेलल में लगाना चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये डेल्टा डेल्टा फेजर ग्रुप का है, तो ये भी डेल्टा डेल्टा का ही होना चाहिए। सेम फेजर ग्रुप, मतलब जैसे फेजर ग्रुप और भी क्या होते हैं, YD11 है, तो ये भी YD11 फेजर ग्रुप का होना चाहिए। खैर इसके डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाएंगे। तो सेम फेजर ग्रुप होना चाहिए, सेम फेजर ग्रुप होना चाहिए 3 फेज में। तो ये था मेरी तरफ से पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ये कुछ बातें पेपर में पूछी जाती हैं। क्या क्या डिस्कस कर लिया पैरेलल ऑपरेशन में हम लोगों ने देखा क्यों किया जाता है पैरेलल ऑपरेशन, कैसे किया जाता है, प्लस को प्लस से कनेक्ट करके, माइनस को माइनस से। और पैरेलल ऑपरेशन करते समय, चाहे वो सिंगल फेज का पैरेलल ऑपरेशन हो, 2 फेज का हो, क्या हम लोग उसमें बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो बातों का ध्यान जो रखना चाहिए वो हम लोग देख चुके हैं। चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैं ये लेके आया हूँ ट्रांसफार्मर ऑयल से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स जो पेपर में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। आप चाहे TG2 का पेपर दे रहे हो, चाहे AE का पेपर दे रहे हो, चाहे JEE का पेपर दे रहे हो, ये जो फैक्ट्स हैं इस पर जुड़े क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और कई बार देखे गए हैं, कई पेपर में देखे गए हैं। तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स, ट्रांसफार्मर ऑयल से जुड़े कुछ फैक्ट्स हम लोग करेंगे। देखिए ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज होता है वो एक मिनरल ऑयल होता है, बेसिकली देखा जाए खनिज ऑयल जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में, मिनरल ऑयल होता है। इससे जुड़ी कुछ बातें पेपर में पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो मैं ट्रांसफार्मर ऑयल का रोल बता देता हूं कि ट्रांसफार्मर ऑयल के 2 रोल होते हैं ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर ऑयल के 2 रोल क्या होते हैं? एक तो ट्रांसफार्मर ऑयल कूलिंग के लिए काम आता है, दूसरा इंसुलेशन प्रदान करने के लिए काम आता है 2 वाइंडिंग के बीच, बिटवीन 2 वाइंडिंग। मतलब 2 वाइंडिंग के बीच में तेल भरा रहता है जिससे इसका करंट इसको कभी शॉर्ट सर्किट नहीं कर पाएगा कैसे भी। कूलिंग भी प्रदान करता है क्योंकि अगर बीच में ऑयल ठंडा रहेगा तो जाहिर सी बात है जो वाइंडिंग डूबी हुई है वो गर्म भी होंगी, तो उस ठंडे ऑयल की वजह से ठंडी हो जाएंगी। तो 2 काम है ऑयल के। ऑयल में कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 kV होनी चाहिए। UPPCL JEE में 2018 में एक सवाल पूछा गया था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर शुड बी, ऑप्शन दिए थे 4, उसमें से एक 30 kV भी था। 30 kV होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब कहने का क्या है, 30 kV वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ट्रांसफार्मर की जिस पर, मतलब पर mm वगैरह पे, पर mm डिस्टेंस पे, मतलब ट्रांसफार्मर अगर एक mm के दूरी पर भी रखा गया है और 30 kV वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ से 30 kV वोल्टेज दे रहे हैं मान लीजिए, और 1 mm की दूरी पे भी रखा गया है, तो क्या होगा, अगर 30 kV वोल्टेज दे रहे हैं तो ये ट्रांसफार्मर का जो ऑयल बीच में भरा हुआ है ये 30 kV तक झेल लेगा, मतलब यहां पर करंट फ्लो होने नहीं देगा। 30 kV से ऊपर अगर वोल्टेज दे दोगे तो ऑयल यहां से यहां करंट फ्लो होने की अनुमति दे देगा और खुद एक कंडक्टर की तरह काम करना शुरू कर देगा। देखिए वाइंडिंग इस तरीके से ऑयल में डूबी हुई रहती हैं। अगर ऑयल ही करंट को लेके जाने लग जाए तो यहां से करंट यहां चला जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा पूरा ट्रांसफार्मर। तो 30 kV तक ट्रांसफार्मर ऑयल इंसुलेटर बना रहेगा, मतलब इंसुलेटर बना रहेगा और यहां पर करंट पास होने नहीं देगा 2 वाइंडिंग के बीच 30 kV तक। ये है इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ये ऑब्वियसली पर mm में दी जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्लैश पॉइंट की। 140 डिग्री सेल्सियस फ्लैश पॉइंट क्या है? ये वो टेम्परेचर है जिससे ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ाया गया, और ऑब्वियसली टेम्परेचर हम नहीं बढ़ाते जानबूझ के, लोड जैसे जैसे बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे अगर लोड बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, क्यों? क्योंकि I2R हीट लॉस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर 140 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर जाता है
तो उसमें वेपर बनने लग जाएंगे, भाप बनने लग जाएगी, और वो भाप वहां अगर ज्यादा बनने लग गई तो ट्रांसफॉर्मर में क्या तक हो सकता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है, क्योंकि वो एयर से रिएक्ट करके कुछ ऐसा बना देती है कंपाउंड जिसमें आग लगने के चांसेस हो जाते हैं और ट्रांसफॉर्मर एक्सप्लोड कर जाएगा। मतलब क्या है, क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से समझिए। ट्रांसफॉर्मर है और ये वाइंडिंग इसमें रखी हुई है। अब इस वाइंडिंग में जाहिर सी बात है ये वाइंडिंग ऑयल में डूबी हुई होंगी। अगर फ्लैश पॉइंट की बात करें 140 डिग्री है, तो मतलब अगर आप 150 डिग्री कर देंगे, मतलब इससे ऊपर क्या होगा, बहुत ज्यादा भाप बनने लग जाएगी, और जो बीच में और जो कहीं ना कहीं जो इतनी भाप बनने लग जाएगी कि ट्रांसफॉर्मर हो सकता है आग पकड़ ले, क्योंकि जो थोड़ी बहुत एयर से रिएक्ट करके आग वो पकड़ सकता है। 140 डिग्री होता है फ्लैश पॉइंट आपका। स्पेसिफिक ग्रेविटी बात करें, गुरुत्वाकर्षण, मतलब जो हिंदी में मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 0.85 से 1.88 स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए। पावर पॉइंट मैक्सिमम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए इतना। अब देखिए पावर पॉइंट मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है। जैसे सर्दी के इलाकों में जाइए, वहां पर क्या है, इतनी सर्दी होती है कि वहां ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो तक जम जाता है, और अगर वो जम जाएगा, फ्लो नहीं करेगा, तो ठंडक कैसे करेगा, कूलिंग कैसे करेगा, क्योंकि कूलिंग के लिए रेडिएटर के थ्रू ऑयल चलते सर्कुलेट होते रहना चाहिए। रेडिएटर के थ्रू ऑयल, यहाँ पर रेडिएटर लगे रहते हैं ना, हम लोगों ने उस दिन पूरी डिटेल में बात करी थी ना, रेडिएटर लगे रहते हैं, इस तरीके से रेडिएटर लगे रहते हैं, तो रेडिएटर में ऑयल सर्कुलेट होना चाहिए। पर ऑयल अगर एक ही जगह जम जाएगा ठंडी के कारण, तो क्या होगा, वो गर्म होता चला जाएगा, गर्म होता चला जाएगा, तो क्या होगा, वो ठंडा नहीं हो पाएगा, तो मतलब कूलिंग इफेक्ट होगी, और जब कूलिंग इफेक्ट होगी तो हो सकता है ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन फेलियर हो जाए। ऐसी स्थिति के लिए मतलब कहने का, हमारा ट्रांसफार्मर फ्लो करता हुआ होना चाहिए, हमारा ट्रांसफार्मर फ्लो करता हुआ होना चाहिए, मतलब जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो फ्लो करता हुआ होना चाहिए। अब ट्रांसफार्मर का ऑयल फ्लो करने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, इट इज अ मिनिमम टेम्परेचर, इट इज अ मिनिमम टेम्परेचर, ये कम से कम वो तापमान है जिस पर ट्रांसफार्मर ऑयल फ्लो करने लग जाता है। वैसे तो ये और भी कम का होना चाहिए, अच्छी बात होगी हमारे लिए कि और भी कम पे फ्लो कर जाए, बट ये मिनिमम टेम्परेचर है, मतलब इससे ऊपर तो फ्लो करेगा ही करेगा, बट 90 डिग्री पे भी फ्लो कर जाएगा, जो कि करना चाहिए भी, अदरवाइज कूलिंग अफेक्ट होगी। बात करें स्लज वैल्यू की, स्लज वैल्यू होती है, आपने देखा होगा पूड़ियाँ तलते हैं जब, तो ऑयल में काले काला सा जो है डस्ट तो नहीं कहूँगा, काला काला सा जम जाता है ऑयल में, पूड़ियाँ सेकते हैं तो आपने देखा होगा नीचे कढ़ाई में काला काला सा जो है स्लज जम जाता है, एक काला काला सा जो है डस्ट टाइप की सी आप वहाँ पर देखेंगे, उसे कहते हैं स्लज। ठीक है, तो स्लज जो वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 लीटर तेल इस्तेमाल किया तो स्लज कितना बन जाएगा, 1 से 2% ऑयल का स्लज बन जाएगा। मतलब 1 से 2% ऑयल जो है 1 लीटर में से 1-2 ग्राम का जो वहाँ पर क्या बन जाएगा, स्लज बन जाएगा। देखिए ज़्यादा स्लज बनना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा स्लज बनेगा उतना ज़्यादा हो सकता है इम्प्योरिटी आपके ऑयल में मिली हुई है, तभी स्लज बन रहा है। अगर प्योर ऑयल होगा स्लज बनेगा ही नहीं, और स्लज बनेगा तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर आपका हो सकता है कंडक्ट ना कराना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये कुछ जुड़ी हुई बातें थी ट्रांसफार्मर ऑयल से, जो आप लोगों को डिटेल में मैंने लिखवा दी हैं। क्लियर है इतना पॉइंट, ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, एज अ फैक्ट बिल्कुल आता है पेपर में। चलिए तो आगे चलते हैं, मैं कुछ 1-2 बातें और बता देता हूं। संपनर टेस्ट एक और टेस्ट होता है, मैंने आपको ओपन सर्किट टेस्ट बताया और शॉर्ट सर्किट टेस्ट बताया। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट नो लोड लॉस फाइंड करता है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस फाइंड करता है। ऐसी संपनर टेस्ट होता है, इसे बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि 2 ट्रांसफार्मर यूज होते हैं यहाँ पर, एक के बाद एक 2 ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, और इसे रीजनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं, रीजनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो जो संपनर टेस्ट है और रीजनरेटिव टेस्ट है, ये क्या फाइंड करता है, ओपन सर्किट तो नो लोड फाइंड कर दिया और शॉर्ट सर्किट टेस्ट तो कॉपर लॉस फाइंड कर दिया। ये क्या फाइंड करता है, ये टेस्ट पता लगाता है मैक्सिमम टेम्परेचर राइज ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर को जब एक्चुअल कंडीशन में इंस्टॉल करेंगे तो उसका तापमान कितना बढ़ जाएगा, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर राइज कर जाएगा।
तो ये कुछ बातें थी जो आज के इस लेक्चर से जुड़ी हुई थी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पहले आप इतना उतार लीजिए, फिर बात करते हैं एक और आगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर खत्म कर लिया है। ट्रांसफॉर्मर से जुड़े क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे जो यूपीपीसीएल TG2 में आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा, उसमें ट्रांसफॉर्मर के ही क्वेश्चंस करेंगे। सपना टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट, रीजनरेटिव टेस्ट, मैक्सिमम टेम्परेचर राइज बताता है। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।